नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। CSIR यानी कि द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा नोटिफिकेशन निकाला हुआ है। SO और ASO पोस्ट का नोटिफिकेशन निकाला हुआ है। SO और ASO पोस्ट का नोटिफिकेशन निकाला हुआ है और टोटल इसके अंदर 4 वैकेंसी पर ये नोटिफिकेशन निकाला हुआ है। अगर आपको नहीं नॉलेज में है तो आप प्लीज़ ये डिटेल से नोटिफिकेशन पर वीडियो बना दी गई है कि उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कौन कौन से बच्चे भर सकते हैं, एज क्या रहने वाली है, सभी सारी डिटेल उस नोटिफिकेशन पर कंप्लीट वीडियो बना दी गई है, जिसका नोटिफिकेशन का वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो के अंदर हम स्पेशली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिया गया था CSIR के द्वारा SO और ASO का, उसको डिस्कस करने वाले हैं। और उसमें भी स्पेशली GK GS जर्नल स्टडी का पेपर इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस बार थोड़ा सा चेंज किया गया है सिलेबस में। थोड़ा सा ब्रीफ स्टेटस बता दूं इस एग्ज़ाम के बारे में। CSIR इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है। 444 पदों पर ये भर्ती निकाली गई है। स्पेशल ऑफिसर और ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर माफ़ कीजिएगा, सेक्शन ऑफिसर ऑफ और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पदों पर ये भर्ती निकाली गई है। स्टार्टिंग में क्या होता था कि स्टेजेस सेम है सारी, बस बट इतना चेंज है कि जब ये 2013 में एग्ज़ाम लिया गया था तब सेकंड जो पेपर होता था वो डोमेन नॉलेज टेस्ट होता था, बट अब इसको चेंज कर दिया गया है। अब डोमेन नॉलेज टेस्ट नहीं पेपर लिया जाएगा, अब उसके जगह पेपर लिया जाएगा जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी का पेपर लिया जाएगा, जो आपका 200 मार्क्स का होगा और 8 सेक्शन में डिवाइड होगा। ये दूसरा पेपर 25-25 सेक्शन के 8 पार्ट आएंगे आपके, जो कि 200 मार्क्स का रहने वाला है। तो ये थी जानकारी। फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूं आपके इसके ऑनलाइन फॉर्म 8 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं और 12 जनवरी इसकी लास्ट डेट रखी गई है। समय से आप अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है। SO की जो सेक्शन ऑफिसर होता है वो गेजेटेड ऑफिसर होता है और जो ASO होता है वो नॉन गेजेटेड पोस्ट में आ जाता है। और ब्रीफली मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कितने स्टेजेस में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाने वाला है। पहली स्टेज होएगी, उसके बाद दूसरी स्टेज होएगी। 2 पेपर लिए जाएंगे पहले दिन। स्टेज 1 में आपका पहला पेपर 1 होगा और फिर सेकंड पेपर 2 होगा। पेपर 1 में जो सिलेबस पूछा जाएगा मैं बता दूं। पेपर 1 में आपसे पूछा जाएगा जर्नल स्टडी GS एंड इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाएगी आपसे। 150 मार्क्स का ये पेपर होगा। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जो पेपर 1 होगा, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में थोड़ी सी ये दिक्कत है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। जो पेपर 1 होगा, पेपर 1 का आप सिलेबस सुन लीजिए। पेपर 1 में जर्नल स्टडी और इंग्लिश लैंग्वेज आपसे पूछी जाएगी। 100 नंबर का GS आपसे पूछे जाने वाला है। और जो सेकंड पेपर होगा इंग्लिश का, मतलब जो इसी में होगा GS के बाद, उसका इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मतलब 150 क्वेश्चन का आपसे पेपर 1 लिया जाएगा और 120 मिनट यानी कि 2 घंटे आपको इसके अंदर समय दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। 0.33 नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर रहेगी। उसके बाद जो आपका पेपर सेकंड होगा, पेपर सेकंड आपका जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी का होगा। ये भी आपका 150 मिनट का होगा, मतलब 2.5 घंटे इसमें आपको दिया जाएगा। और 200 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, जिसमें 8 सेक्शन होंगे। हर सेक्शन 25-25 मार्क्स का होगा और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ये दोनों पेपर आपके सेम डे होने वाले हैं, सेम दिन पर आपके ये एग्ज़ाम लिए जाएंगे। उसके बाद जो पेपर 3 होगा वो सब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर 3 होने वाला है। सब्जेक्टिव टाइप में आपके से क्या पूछा जाएगा मैं बता देता हूँ। जो पेपर 3 होगा उसमें आपकी इंग्लिश और हिंदी डिस्क्रिप्टिव पूछा जाएगा आपसे। मतलब इंग्लिश और हिंदी का पेपर आपसे लिया जाएगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप में लिया जाएगा, जिसमें आपसे ऐसे पूछा जाएगा, प्रेस से राइटिंग पूछी जाएगी, लेटर पूछा जाएगा और एप्लीकेशन वगैरह पूछी जाएंगी। तो ये पेपर 3 में आपसे पूछा जाएगा। ये डिफरेंट डे में होगा, यू डोंट वरी। और ये जो इसका रहने वाला है पेपर 3 का 150 मार्क्स का होगा ये, और 2 घंटे आपको इसमें समय मिलने वाला है। मतलब जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का आपका पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा और 150 मार्क्स का रहने वाला है। और ये थी इसकी थोड़ी सी जानकारी। और 444 पदों पर ये भर्ती निकाली गई है। और थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं कि जो इंटरव्यू होगा 4th स्टेज में आपका इंटरव्यू भी होने वाला है।
जो आपका इंटरव्यू होने वाला है वो स्पेशल ओनली एसओ सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए रहने वाला है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है। तो ये छोटी छोटी सी जानकारी थी जो आपको पता होनी चाहिए इस एग्ज़ाम के बारे में। डिटेल से आपको अगर नोटिफिकेशन की वीडियो देखनी है तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस नोटिफिकेशन का लिंक डाल दूंगा। आप वहाँ से डिटेल से उसके बारे में देख सकते हैं। वहाँ पे सिलेबस वगैरह सब कुछ दिखाया गया है। यहाँ पे पॉसिबल थोड़ा सा नहीं है, इसीलिए मैं आपको वर्बली बता दे रहा हूँ। और आप नोटिफिकेशन पढ़ के ज़रूर इस फॉर्म के लिए अप्लाई कीजिए। काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है, काफ़ी अच्छी इसके अंदर सैलरी दी जाती है। तो इसके अंदर हम जीएस का पेपर सोल्व करने वाले हैं जो 2013 में लिया गया था। अब 10 साल बाद लगा लीजिएगा इसका नोटिफिकेशन आया है। तो अच्छी अपनी तैयारी रखिएगा और जीएस की कंप्लीट तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री में आपको जीएस की तैयारी करवाई जाएगी। जीएस का पोर्शन यू नो वेरी वेल बहुत ही ज़्यादा रहने वाला है। 100 मार्क्स की जीएस आने वाली है। जीएस की एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में करने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं जीएस के पोर्शन को, इसमें स्टार्ट कर लेते हैं। इसके अंदर मैं बता दूं स्टार्टिंग के जो 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 1 टू 40 क्वेश्चन है। 1 से 40 तक जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और क्वांट के क्वेश्चन दिए गए हैं जो पेपर सेकंड में भी दिए गए हैं। तो ये अपना रीजनिंग वगैरह अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि 2 बार पूछी जा रही है। पेपर 1 में भी आएगी और पेपर 2 में भी आएगी। तो ये 1 से 40 क्वेश्चन उसके रीजनिंग और क्वांटिटी एप्टीट्यूड के जो हम स्किप कर दे रहे हैं, हम इसके अंदर ओनली जीएस से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और उसके बाद 40 टू 100 क्वेश्चन इसके जीएस के दिए गए हैं। उसके बाद जो पोर्शन शुरू होगा इंग्लिश और हिंदी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। जो इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन दिए गए हैं वो उसमें पूछे गए हैं। तो अगर आप कहेंगे तो वो भी सोल्व करवा दिए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट इस वीडियो के अंदर हम जीएस ही सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 40 क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। तो ये देख लीजिएगा, स्टार्टिंग से हम देख लेते हैं। थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ओके, अब ठीक है। वर्बली इस पेपर की जो क्वेश्चन की पीडीएफ है, क्वेश्चन पेपर की जो पीडीएफ है वो भी मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। वहाँ से भी आप डाउनलोड करके खुद से भी सोल्व करके देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 41 क्वेश्चन में पूछा गया है, अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ये पहले तो ये देख लीजिएगा, जिस टाइप के ये क्वेश्चन पूछे गए हैं ये थोड़े से इजी टाइप के क्वेश्चन हैं। पॉलिटी और हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन है, बट इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो सकता है थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दी जाए, बट क्वेश्चन आपसे इसी टाइप के पूछे जाएंगे। तो देख लेते हैं, आप तैयारी अच्छी रखिए। जो 41 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये इसके अंदर पूछा गया है। तो 41 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। पहले 41 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो राष्ट्रपति हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हम 42 पे आ जाएंगे। तो 42 ऑप्शन क्वेश्चन बड़ा ही इजी टाइप है। मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन किसी को नहीं आता होगा। तो देख लेते हैं, जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा किस अनुच्छेद के द्वारा दिया जाता है। तो ये इजी क्वेश्चन है बिल्कुल ही। तो अनुच्छेद 370 के तहत ये जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हम 43 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो ये एक बार फिर से पॉलिटी का इजी क्वेश्चन दिया गया है। तो राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो ये है रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 343 के अंदर राजभाषा, हिंदी राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। अंत में, वीडियो के अंत में मैं ये भी बताऊंगा कि जीएस की स्टडी के लिए आपको कैसे तैयारी करनी है और कहाँ से तैयारी करनी है। और एक मेन चीज़ और मैं बताना भूल गया, माफ़ी चाहता हूँ। इसका जो एग्ज़ाम टेंटेटिव बताया गया है, CSIR का जो SO और ASO का एग्ज़ाम है, ये फरवरी में टेंटेटिव बताया गया है। फरवरी बताया है, अभी एग्जैक्ट कोई डेट नहीं बताई है। तो आप अपना ये मान के चलिए 2 महीने एग्जैक्ट मान के चलिए, अभी 5-7 दिन इस महीने के, और मान के चलिए 15 फरवरी के बाद भी आपका एग्ज़ाम लेते हैं तो 2 महीने का समय आप मान के चलिएगा अपनी तैयारी में।
और 2 महीने में आप अपनी तैयारी कीजिए, बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिएगा, बिल्कुल तैयारी की जा सकती है। डेडिकेशन और हार्ड वर्क चाहिए, अगर आप ये दोनों कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन को देख लेते हैं। 44 क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा दिए गए दोषी को किस अनुच्छेद के तहत क्षमा प्रदान कर सकते हैं। तो एक बार फिर से इजी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्षमा प्रदान कर सकते हैं भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत। अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा की दोषी को क्षमा प्रदान कर सकते हैं। तो ये राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की बात कर लेते हैं। ये थोड़ा सा नीचे गया है, कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 44 की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 45 की बात कर लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके परामर्श से की जाती है। तो मोटा मोटा इन्होंने ये पूछा गया है कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किसके परामर्श से की जाती है। राष्ट्रपति मतलब किसके परामर्श से करता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश जिन्हें उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के साथ परामर्श अवश्य करना चाहिए। एक बार ठीक है, आगे देख लेते हैं हम। उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है ये यहाँ पे देख लीजिएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश और जिस उच्च न्यायालय के में नियुक्ति की जानी है उसके में मुख्य न्यायाधीश। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल। और फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं मंत्रिपरिषद। तो चारों ऑप्शन देख लिए गए हैं। और जो 45 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 45 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी चर्चा करेंगे और राज्यपाल से भी चर्चा करेंगे, तब जाके ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। नेक्स्ट हम 46 क्वेश्चन देख लेंगे। 46 में पूछा गया है संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है। तो संपत्ति का अधिकार यहाँ पे पूछा गया है विधिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, यह अधिकार नहीं है, सरकार के नियंत्रण के अधीन मौलिक अधिकार है। तो बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। मौलिक अधिकार तो ये बिल्कुल भी नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं हो सकता। उसके बाद यह अधिकार नहीं है, ये भी गलत है। और उसके बाद सरकार के नियंत्रण, तो ये भी नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा विधिक अधिकार, ये एक लीगल राइट है। ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 46 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 47 पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है यदि किसी व्यक्ति को संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के लिए चुन लिया जाता है तो उसकी सदस्यता या संसद से अथवा राज्य विधानमंडल से नीचे दिए गए अनुसार समाप्त हो जाएगी। तो ठीक है, आगे हम ऑप्शन देख लेते हैं। जब वह दूसरी सदस्यता के लिए चुन लिया जाता है तब उसकी पहली सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। उसकी परवर्ती सदस्यता स्वीकार्य नहीं होगी। तीसरे ऑप्शन में कहा गया वह 6 महीने की निर्धारित अवधि के अंदर किसी एक सीट से त्यागपत्र दे देगा। और फोर्थ ऑप्शन है उसकी संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का। जब वह दूसरी सदस्य के लिए चुन लिया जाता है तब उसकी पहली सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा गया है कि जनता अपने लोकतांत्रिक गणराज्य के अधिकारों का उपयोग किसके जरिए करती है। जनता के बारे में पूछा गया है। जो जनता का अधिकार होता है लोकतांत्रिक गणराज्य डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बारे में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक गणराज्य के अधिकारों का उपयोग किसके जरिए करती है। ऑप्शन देख लीजिएगा। स्वतंत्रता न्यायपालिका के जरिए। उसके बाद पूछा गया है लोकसभा और राज्य विधानसभा में प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए राष्ट्रपति के चुनाव के जरिए और संवैधानिक नियंत्रण एवं मालिका परीक्षा। फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, नियंत्रण एवं मालिका की परीक्षा के जरिए नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। राष्ट्रपति के चुनाव के जरिए जनता अपने लोकतांत्रिक गणराज्य के अधिकारों का उपयोग करती है। तो क्वेश्चन नंबर हम 49 पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 को देख लीजिएगा। संविधान में प्रारंभ से अब तक प्रारंभ कितने संशोधन किए गए हैं। तो ये 2013 से जो करंट अफेयर है उस टाइम का पूछा गया है थोड़ा सा। तो एग्जैक्ट तो नहीं पता, फिर भी हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि 2013 में उस टाइम कितने संशोधन हुए थे इतना नहीं पता, मुझे तो नहीं पता। अगर आपको एग्जैक्ट पता है तो आप आंसर चूज कीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा।
49 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। संविधान से प्रारंभ से अब तक कितने संशोधन किए गए हैं, तो ये 90 to 100 बार मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए इसका आंसर। बाकी आपको एग्जैक्ट पता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे हम आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 को कर लेते हैं रीड। संविधान के कुछ भाग निम्नलिखित के द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं। मतलब इसमें कहा गया है कि संविधान के जो कुछ भाग होते हैं वो किसके द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं। पहला ऑप्शन देख लीजिएगा, संसद के विशेष बहुमत सदन के 2/3 सदस्यों से कम नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिएगा, संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं से बहुमत। थर्ड ऑप्शन देख लीजिएगा, राज्य विधानसभाओं की विशेष अधिसूचनाओं के द्वारा 2/3 से अधिक राज्यों के बहुमत। और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, ये देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा फोर्थ ऑप्शन दिया गया, लोकसभा अवसर सदन के विशेष बहुमत 2/3 सदस्यों से कम नहीं। तो ठीक है, 50 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये देख लीजिएगा यहाँ पे 50 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ये कहा गया कि संसद के विशेष बहुमत तो होना ही होना चाहिए, सदन के 2/3 सदस्यों से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये थोड़ा सा स्टेटमेंट में उलझाया गया है, बट यू डोंट वरी, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 50 का। नेक्स्ट हम आ जाएंगे 51 क्वेश्चन नंबर पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा गया है कि संघ के मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, मतलब जो संघ का मंत्रिमंडल होता है उसमें कौन कौन शामिल होता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और नियंत्रक महालेखा परीक्षक पहला ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री और उसकी राजनीतिक पार्टी के प्रमुख सेकंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन देख लीजिए, प्रधानमंत्री मंत्रियों के प्रमुख के रूप में और उसके कैबिनेट मंत्री, एक बार होल्ड पे रख लेते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 51 का फोर्थ ऑप्शन दिया गया है उसमें पूछा गया है प्रधानमंत्री, संसद सदस्य और लोकसभा अध्यक्ष, तो फोर्थ ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 51 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। संघ के मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल हो सकता है, प्रधानमंत्री हो सकते हैं, मंत्रियों के प्रमुख के रूप में हो सकते हैं और कैबिनेट मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 51 का राइट ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 52 पर। भारत के संविधान के अंतर्गत कार्यकारी सरकार न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह होती है। माफ़ कीजिएगा, भारत के संविधान के अंतर्गत कार्यकारी सरकार जो होती है उसके बारे में पूछा गया स्टेटमेंट। ऑप्शन देख लीजिएगा नीचे, न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह, जो अंतर्गत भारत संविधान के अंतर्गत कार्यकारी सरकार ही होती है, जो मतलब रनिंग में सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, उसका क्या मेन कार्य होती है। क्या वो न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही होती है, क्या वो संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा नज़र रखी जाती है। और जो थर्ड ऑप्शन देख लीजिए, राज्य सरकारों द्वारा नज़र रखी जाती है। और फोर्थ है भारत की जनता द्वारा नज़र रखी जाती है। तो क्वेश्चन 52 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संसद और राज्य विधानमंडलों के द्वारा नज़र रखी जाती है। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 53 पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 53 में देख लीजिए, भारत संघ कोई आपराधिक नहीं है। एक्चुअली ये मुझे थोड़ा सा नहीं मिल पाया है क्वेश्चन नंबर 53। आप अगर अच्छे से समझते हैं तो मुझे बताइएगा प्लीज़ कमेंट करके। भारत संघ का कोई आधिकारिक नहीं है। द यूनियन ऑफ इंडिया हैज़ नो ऑफिशियल। ऑफिशियल के बारे में पूछा गया है, थोड़ा सा गूगल से आप चेक करके बताइएगा प्लीज़। इसके बारे में थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि जो श्योर नहीं है वो प्लीज़ बताना नहीं चाहिए, इसीलिए मैं थोड़ा सा नहीं कंफर्म कर रहा हूँ। श्योर करना पड़ेगा गूगल से चेक करके। मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन कर दूंगा इसका आंसर, बाकी गूगल से चेक करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया है, भारत का संविधान इन शब्दों के साथ शुरू होता है। किस शब्दों के साथ शुरू होता है, एक राष्ट्रपति होगा, हम भारत के लोग, भारत सरकार, या फिर संविधान एतद द्वारा। तो क्वेश्चन 54 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, हम भारत के लोग, वी द पीपल्स। ये इस वर्ड से भारत के संविधान की शुरुआत होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 55 देख लीजिएगा, भारतीय संसद में ये शामिल हैं। भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है आप देख लीजिएगा, ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन देख लीजिए, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा और प्रधानमंत्री, लोकसभा राज्यसभा और लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं भारतीय संसद में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 पे आ जाएंगे हम।
क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया है, अनुच्छेद 19 में प्रदत्त 6 स्वतंत्रताएं 19 अनुच्छेद 19 में 6 फ्रीडम्स दी गई हैं, निम्न के द्वारा कम की जा सकती है, किसके द्वारा उनमें कटौती की जा सकती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन देख लीजिएगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा करके उनमें कटौती की जा सकती है, प्रधानमंत्री के आदेश के द्वारा उनमें कटौती की जा सकती है, केंद्र सरकार के द्वारा कटौती की जा सकती है, या फिर संसद के द्वारा कानून बनाकर उसमें कटौती की जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा करके इसमें जो अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं उनमें कटौती की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 57 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में कहा गया कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संशोधन किया गया था तथा मौजूदा प्रस्तावना में निम्नलिखित शब्द शामिल किए गए थे। मतलब मोटा मोटा ये कहा गया कि 42वें संविधान संशोधन में संशोधन करके संविधान में किन शब्दों को जोड़ा गया था। तो ये देख लीजिएगा, पहला ऑप्शन है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, या फिर समाजवादी पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, अखंडता जोड़ा गया था, या फिर समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया। तो 57 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन शब्दों को 42 अमेंडमेंट के जरिए संविधान में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 58 की बात कर लेते हैं। ये देख लीजिएगा, यहाँ पे वर्तमान प्रावधानों के अनुसार संसद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सीटों का आरक्षण इसके पूरे होने के बाद समाप्त हो जाएगा। मतलब जो हमारा संविधान बनाया गया था, बी आर अम्बेडकर जी इसके जो संविधान था उसके पिता कहे जाते हैं, उन्होंने ये संविधान बनाया था। तो उनके अकॉर्डिंग जब संविधान बनाया था तो बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि कितने वर्षों के बाद जो अनुसूचित जाति के लिए सीटों का आरक्षण जो हमारे देश में आज भी लागू है, इसको कितने वर्षों के बाद समाप्त कर देना चाहिए, ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन देख लीजिएगा, 75 संविधान के लागू होने के 75 वर्ष, संविधान के लागू होने के 70 वर्ष, आरक्षण कभी समाप्त नहीं होगा और आरक्षण का नवीकरण किया जाएगा। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो नहीं हो सकते बिल्कुल भी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड में से ही इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, संविधान के लागू होने के 70 वर्ष के बाद ये जो आरक्षण है इसको समाप्त कर देना चाहिए, ऐसा संविधान में लिखा गया है। बट जो राजनीतिक पार्टियां आज भी इसका अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रही हैं। खैर, हम अपने मुद्दे पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में देख लीजिएगा, पूछा गया है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद केवल निम्नलिखित में प्रैक्टिस कर सकता है। जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है वो जब रिटायरमेंट हो जाती है उसकी, तो वह क्या किस चीज़ में प्रैक्टिस कर सकता है। उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस कर सकता है, उच्च न्यायालय जिसमें वह न्यायाधीश था, या फिर उसी में कर सकता है उच्चतम न्यायालय में, और उस उच्च न्यायालय में जहाँ वह न्यायाधीश था वह कभी भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो देख लीजिएगा, थोड़ा सा एलिमिनेशन का मेथड लगाएंगे यहाँ पे। वह कभी भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। कर सकता है वो प्रैक्टिस उच्चतम न्यायालय में, और उच्चतम न्यायालय में तो ठीक है कर सकता है वो प्रैक्टिस रिटायरमेंट के बाद। उच्च न्यायालय में जहाँ वह न्यायाधीश थे, जहाँ वह न्यायालय में न्यायाधीश था या फिर उच्च न्यायालय में, वो कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, ये भी गलत है। और सेकंड वाला उच्च न्यायालय जिसमें वह न्यायाधीश था, तो ये भी गलत। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार है जब, ऑप्शन देख लीजिएगा, राज्य प्रशासन बिखर गया हो, राज्य में कानून व्यवस्था गंभीर रूप से चरमरा गई हो, राज्य में विद्रोहात्मक स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई हो, या फिर राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलाई नहीं जा सकती। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा आप देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलाई नहीं जा सकती। तो इस ऑप्शन की वजह से जो 356 के अंतर्गत है, राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 62 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 हम देख लेंगे, जब ग्लोब के केंद्र में
प्रकाश स्रोत रखा जाता है, ये यहाँ से ज्योग्राफी स्टार्ट हो गई है। जब ग्लोब के केंद्र में प्रकाश स्रोत रखा जाता है तब प्रक्षेपण को क्या कहते हैं? तो देख लीजिएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नोमोनिक कहा जाता है उसको, जीनोमिक यहाँ पे देख लीजिएगा इंग्लिश में। तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 62 पे आ जाएंगे। मध्य अक्षांश क्षेत्र और उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों के इन अक्षांशों के बीच पड़ते हैं। तो ये देख लीजिएगा, ज्योग्राफी का काफ़ी बेसिक सा सवाल है। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 35 डिग्री और 55 डिग्री के बीच में इन गोलार्धों के अक्षांशों के बीच पड़ते हैं। नेक्स्ट हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 63 पर हम आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 63 है, माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 60 देख लीजिए। समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल इजी सा सवाल है। 63 का राइट ऑप्शन हो जाएगा समताप रेखा बोलते हैं, आइसोथर्म इसको बोला जाता है इंग्लिश में, यहाँ पे देख लीजिएगा आइसोथर्म दिया गया है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे 64 क्वेश्चन पर। इन में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन है, किसको कहा जाता है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। कोसी को कहा जाता है, दामोदर को कहा जाता है, गंडक को कहा जाता है या फिर सोन को कहा जाता है? तो 64 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माफ़ कीजिएगा बी, दामोदर को कहा जाता है बंगाल का शोक। नेक्स्ट हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 65 पे आ जाएंगे हम। अगस्त्य बायोस्फीयर भंडार कहाँ पाया जाता है? तो 65 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तमिलनाडु में अगस्त्य बायोस्फीयर भंडार पाया जाता है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्वेश्चन नंबर जो 66 है उसमें देख लीजिएगा, मणिपुर की राजधानी पूछा गया है, तो मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन किसी को नहीं आता होगा। तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इम्फाल। नेक्स्ट हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 67 पर। क्वेश्चन नंबर 67 में देख लिए, इनमें से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? तो ये देख लीजिएगा, ऑप्शन दिए गए हैं यमुना, सोन, गोदावरी और नर्मदा। तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विभ्रंश घाटी में बहती है, नर्मदा नदी बहती है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो रेगड़ मतलब रेगुर की यहाँ पे बात करा जा रहा है, रेगुर मृदा। रेगुर मृदा को निम्न के नाम से भी जाना जाता है। जो रेगुर मिट्टी होती है उसको किस नाम से, अन्य नाम से जाना जाता है? लवण मृदा कहा जाता है, काली मिट्टी कहा जाता है, शुष्क मृदा कहा जाता है या फिर लेटराइट सोइल या फिर मृदा कहा जाता है? तो 68 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये काली मृदा के नाम से जानी जाती है जो रेगुर मिट्टी होती है, और कपास की खेती के लिए बड़ी ही लाभदायक मिट्टी होती है। नेक्स्ट हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 69 देख लीजिएगा, किस शहर में जुलाई माह में साल में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज होने की संभावना होती है? लंदन में होती है, नई दिल्ली में होती है, जकार्ता में होती है या फिर कैनबरा में होती है? तो देख लीजिएगा, ये जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं ऊपर वाले तीन, फर्स्ट तीन, ये बिल्कुल मिडल में पाए जाते हैं, भूमध्य रेखा के आसपास हैं ये तीनों, तो इनमें तो नहीं हो सकता। जो कैनबरा है, कैनबरा कहाँ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में कैनबरा पाया जाता है, और ये साउदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है, साउदर्न उसमें दक्षिणी गोलार्ध में मिलता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो साउदर्न एरिया हो गया, जो हमारा नॉर्दर्न एरिया हो गया, जुलाई के महीने में नॉर्दर्न एरिया में गर्मियाँ पड़ती हैं, समर होते हैं, तो उसके अपोजिट जो साउदर्न हेमिस्फीयर होता है, जो दक्षिणी गोलार्ध होता है, उसमें सर्दियों का मौसम हो जाता है। तो यहाँ पे न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है कैनबरा में। तो राइट ऑप्शन 61 का क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कैनबरा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 70 पर आ जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 70 में कहा गया है, स्थलाकृति मानचित्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। ये देख लिए, थोड़ा सा ये क्वेश्चन पे भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में कई बार पूछ लेता है कि नहीं है और आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो तब आपका आंसर गलत हो जाता है। तो ऑप्शन को एक बार रीड कर लेते हैं। समान ऊंचाई वाले स्थानों को दर्शाने के लिए एक समोच्च रेखा खींची जाती है। दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, कम अंतर वाली समोच्च रेखा हल्के ढलानों को दर्शाती है। तीसरा ऑप्शन देख लीजिएगा, अलग अलग ऊंचाई वाली दो समोच्च रेखाएं एक दूसरे को पार नहीं करती। और फोर्थ ऑप्शन है, अधिक अंतर वाली समोच्च रेखाएं हल्के ढलान को दर्शाती हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट ऑप्शन। अधिक अंतर वाली समोच्च रेखाएं हल्के ढलान को दर्शाती हैं। वाइडली स्पेस, ये यहाँ पे देख लीजिएगा इंग्लिश में, वाइडली स्पेस कॉन्ट्रोस रिप्रेजेंट जेंटल स्लोप्स, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 पे आ जाएंगे हम। ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा गया है, प्रकाश की किरण एक दर्पण पर पड़ती है और परावर्तित होती है। यदि दर्पण एक दिशा में 10 कोण पर घूमता है तो परावर्तित किरण कितने डिग्री पर घूमेगी? तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 10 डिग्री, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 10 डिग्री पर घूमेगी। नेक्स्ट हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं। हथेली का घाव घुटने के घाव की तुलना में अधिक जल्दी भरता है, इसलिए, क्योंकि मतलब जो पूछा गया कि हथेली का घाव है वो घुटने के घाव से जल्दी क्यों भर जाता है, तो ऑप्शन देख लीजिए। घुटने की तुलना में हथेली बड़ी होती है, घुटने की तुलना में हथेली की त्वचा नरम होती है, घुटने की तुलना में हथेली में रक्त की सप्लाई अधिक होती है, या फिर घुटने की तुलना में हथेली हृदय के अधिक समीप होती है। फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता और फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तो राइट ऑप्शन मिलेगा जो सेकंड और थर्ड में से मिलेगा। तो 72 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। घुटने की तुलना में हथेली में रक्त की सप्लाई अधिक होती है, इसीलिए हथेली का घाव घुटने के घाव की तुलना में जल्दी ठीक हो जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73। तो क्वेश्चन नंबर 73 को एक बार रीड कर लेते हैं। बिजली गर्जना सुनाई देने से पहले दिखाई देती है, क्योंकि मतलब जो जब बारिश की मौसम होती हैं तो आपने आसमान में देखा होगा बिजलियाँ कड़कती हैं, और इसमें कहा गया है कि बिजली की आवाज़ पहले सुनाई देती है जबकि दिखाई बाद में देती है, तो इसका क्या रीज़न है ये पूछा गया है। ऑप्शन देख लीजिए। गर्जना सदैव बिजली के बाद पैदा होती है, ध्वनि की तुलना में बिजली धीरे चलती है, बिजली की तुलना में ध्वनि धीरे चलती है, गर्जना सदैव बिजली से सदैव पैदा होती है। तो पहला ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब सेकंड और थर्ड ऑप्शन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ध्वनि की तुलना में बिजली धीरे चलती है, और थर्ड ऑप्शन देखिए बिजली की तुलना में ध्वनि धीरे चलती है, तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन को अपोजिट करके लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन राइट ऑप्शन इन्हीं में से होगा। तो 73 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। बिजली की तुलना में ध्वनि धीरे चलती है, तो 73 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 74 को देख लेंगे, ये यहाँ पे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 74 पे। 74 में कहा गया कि बर्फ़ फिसलने वाली होती है क्योंकि वह दबाव में पिघल जाती है, वास्तव में ठोस नहीं होती है, दबाव में कठोर हो जाती है, या फिर भुरभुरी हो जाती है। तो 74 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दबाव में पिघल जाती है, बर्फ़ फिसलने वाली होती है। क्यों फिसलने वाली होती है? क्योंकि दबाव में पिघल जाती है। यहाँ पे देख लीजिए मेल्ट्स अंडर प्रेशर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें तो मानव की 2 आंखें होने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो बताइए आप कमेंट सेक्शन में कि क्या लाभ है। तो क्वेश्चन नंबर 75 के हम ऑप्शन रीड कर लेते हैं। वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की योग्यता, देखने का व्यापक क्षेत्र प्रदान करना, रंग में भेदों की क्षमता, या फिर वस्तुओं को 3 आयामों में देखने की योग्यता। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 75 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। वस्तुओं को 3 आयामों में देखने की योग्यता होती है, मानव की दोनों आंखों का सबसे बड़ा लाभ होता है। नेक्स्ट हम 76 की बात करें तो 76 क्वेश्चन इज़ वेरी इजी। टाइफाइड रोग के बारे में पूछा गया। टाइफाइड रोग किससे होता है? कीटाणुओं से होता है, जीवाणुओं से होता है, किससे होता है? तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बैक्टीरिया, जीवाणुओं से ये रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें तो यह माना जाता है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि हैक का ग्लोबल वार्मिंग, मतलब मोटा मोटा ये पूछा गया है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से होती है? वायुमंडल में ऑक्सीजन के बढ़ने से, वायुमंडल में ऑक्सीजन बढ़ जाती है तो उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन बढ़ जाती है, उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो तीसरा ऑप्शन देख लीजिएगा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, या फिर वायुमंडल में हाइड्रोजन के बढ़ने से। तो साइंस का क्वेश्चन है ये, वेरी इजी क्वेश्चन है, सबको आता होगा आई नो। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 77 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है तो उस कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है।
क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें तो महासागरीय ज्वार भाटा सबसे कम कब होता है, तो ये फुल मून डे में होता है, पूर्णिमा के दिन। वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 78 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पूर्णिमा के दिन महासागरीय ज्वार भाटा सबसे कम होता है। नेक्स्ट हम बात करें 79 क्वेश्चन की। गर्म हवा का गुब्बारा ऊपर की ओर जाता है क्योंकि, ऑप्शन देख लीजिए, गर्म हवा ठंडी हवा की तुलना में हल्की होती है, गर्म हवा में अधिक ऊर्जा होती है, गर्म हवा में अधिक दबाव होता है, गर्म हवा में कम दबाव होता है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये ठंडी हवा की तुलना में हल्की होती हैं। 79 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 की हम बात कर लेते हैं। ये वो चार पहले हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। एक पायलट हेलीकॉप्टर उड़ाते समय नदी में चंद्रमा की परछाई देखता है। वह देखता है कि चंद्रमा का व्यास नदी की पूरी चौड़ाई में फैला हुआ है। जब वह पृथ्वी पर आ जाता है तो देखता है कि चंद्रमा के व्यास का प्रतिबिंब नदी चौड़ाई से बहुत छोटा है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न बताइएगा। तो हम एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ये देख लीजिएगा, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं चंद्रमा का आभासी व्यास बढ़ता जाता है। दूसरा ऑप्शन देख लीजिएगा, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो नदी की आभासी चौड़ाई तेज़ी से कम होती है। तीसरा ऑप्शन देख लीजिएगा, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं चंद्रमा के आभासी व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होता। या फिर फोर्थ ऑप्शन देख लीजिए, सेकंड और थर्ड दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं नदी की आभासी चौड़ाई, जो नदी की आभासी चौड़ाई होती है वो तेज़ी से कम होती जाती है, इसीलिए चंद्रमा बड़ा दिखाई देता है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 81 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 81 में देख लीजिए, म्यांमार, इंग्लिश में देख लीजिएगा, व्हाट वाज द म्यांमार अर्लियर नोन एज, मतलब जो म्यांमार है आज का म्यांमार जो देश है उसको पहले किस नाम से जाना जाता था। रंगून, थाईलैंड, बर्मा या फिर मलेशिया। तो क्वेश्चन नंबर 81 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये जो म्यांमार है पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 82 को देख लीजिए, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित गीत वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किस भाषा में लिखा गया था। तो वेरी इजी क्वेश्चन है, आई होप आप सभी को आता होगा। तो किस भाषा में लिखा गया था, ऑप्शन कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 82 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बांग्ला, ये बांग्ला भाषा में लिखा गया था। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 83 में यहाँ पे पूछा गया है, पुराणों में यह वरदान किसने मांगा था कि हर वस्तु जिसे वह छुए सोना बन जाए। ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, और हिस्ट्री में भी ये पूछा गया है। हम देख लेते हैं, पुराणों में यह वरदान किसने मांगा था कि हर वस्तु जिसे वह छुए सोना बन जाए। तो यह किसका कथन था, आर्कमिडीज का कथन था, मिडास का कमेंट था, किंग लियर का कमेंट था, या फिर एरिस्टोल का कमेंट था। तो ये किसका कमेंट था, मिडास का कमेंट था। ये एक राजा थे जिनका कथन था कि वह जिस भी चीज़ को छुएंगे वो सोना बन जाएगा। तो 83 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 84 आइसो शर्मिला कौन थी। ये थोड़ा सा करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप देख के प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। 84 को मैं अभी स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। 2013 में क्या करंट अफेयर था मुझे नहीं पता। तो अगर आप पहले इस क्वेश्चन को रीड करिए, उसके बाद गूगल से खुद से ढूंढने की कोशिश कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ये आपका काम है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 85। तो क्वेश्चन नंबर 85 इज़ वेरी इजी। आईपीएल क्रिकेट सभी खेलते हैं, क्रिकेट सभी इंडिया वालों को पसंद भी है, और आईपीएल तो लोग बहुत ही बड़े लगन से देखते हैं। तो देख लेते हैं, 5वां इंडियन प्रीमियर लीग पुरस्कार किसने जीता था। कोलकाता ने जीता था, डेक्कन चार्जर ने जीता था, चेन्नई सुपर किंग ने जीता था, या फिर किंग्स 11 पंजाब ने जीता था। ये क्वेश्चन आप ढूंढिए, सर्च कीजिए गूगल में। और मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताने वाला क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके। आई होप आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। अदरवाइज़ अगर आपको नहीं भी पता तो यू डोंट वरी, मैं इस क्वेश्चन का आंसर 85 का पिंड कर दूंगा जो आप देख सकेंगे बाद में। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। ये 86 2013 की करंट अफेयर की बात कर रहा है। अगेन 2013 के करंट अफेयर के समय, मतलब 2013 में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, ये थोड़ा सा गूगल करके देखना पड़ेगा, अभी ये पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज़ इसका आंसर भी आप कमेंट करके बताइएगा 2013 में
कौन मुख्य चुनाव आयुक्त थे हमारे। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 87 पर। क्वेश्चन नंबर 87 हम रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन, वर्ष 2012 में लगातार तीसरी बार विधानसभा चुनाव किसने जीता। ये अगेन करंट अफेयर से रिलेटेड है, ये भी आप अपने से सर्च कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। एक्चुअली 2013 के पेपर में 2012 का करंट अफेयर पूछा गया है। बताइए कितने पीछे का करंट अफेयर पूछा जा रहा है। तो अपनी तैयारी बहुत अच्छी से करके जाइए, अपनी कमर को अभी से कस लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बड़ा ही अच्छे लेवल का पूछा जाने वाला है आपसे इस बार, जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ा हुआ है। तो ये देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 88, वर्ष 2011 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसने जीता है। अगेन ये करंट अफेयर का है, तो ये भी आप अपना गूगल से सर्च कीजिएगा 2011 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसने जीता था। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं 89 का क्वेश्चन का आंसर। ये भी लंदन ओलंपिक जो 2012 में हुए थे, भारत ने कितने मेडल जीते थे। तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बट आई थिंक गोल्ड तो 2012 में नहीं जीता इंडिया ने कोई भी। इसके अकॉर्डिंग सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट और फोर्थ में से इसका राइट ऑप्शन होगा। आप गूगल करके चेक करके मुझे बताइएगा फर्स्ट और फोर्थ में से कौन सा ऑप्शन इसका राइट होने वाला है क्वेश्चन नंबर 89 का। नेक्स्ट हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 19 में, माफ़ कीजिएगा 90 में। तो क्वेश्चन नंबर 90 को देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या में वृद्धि की दर में गिरावट दर्ज की गई है, वृद्धि की दर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, वृद्धि की दर में स्थैतिकता दर्ज की गई है, वृद्धि की दर में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं दर्ज की गई। तो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वृद्धि की जो दर है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। क्वेश्चन नंबर 91 देख लीजिएगा। क्वेश्चन 91 में कहा गया भारत ने हाल ही में निम्नलिखित की प्रतिस्थापना की है। मतलब 2000 उस टाइम की बात कर रहा है, ये 2012-13 में पूछ रहा है कि किसकी प्रस्तावना की थी। तो भूकंप भविष्यवाणी केंद्र की प्रस्तावना की थी, सुनामी चेतावनी प्रणाली की स्थापना की थी, बादल सीडिंग प्रणाली की स्थापना की थी, या फिर प्रवाल पहचान केंद्र की स्थापना की थी। तो किसकी की थी, सुनामी चेतावनी प्रणाली की स्थापना की थी भारत सरकार के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 91 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 92 देख लीजिए। स्टेशन मैत्री कहाँ अवस्थित है। तो स्टेशन मैत्री कहाँ अवस्थित है, 92 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अंटार्कटिक में अवस्थित है। ये नीचे जो लैंड के नीचे, हमारी धरती के नीचे अंटार्कटिक, वहाँ ये अवस्थित है अंटार्कटिक में स्टेशन मैत्री। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 93, ब्लाइंड नदी डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है। जो ब्लाइंड नदी डॉल्फिन होती है कहाँ पाई जाती है, ऑब्वियस सभी को आना चाहिए आंसर, ऑप्शन नंबर 3 गंगा में पाई जाती हैं। और ये हमारा नेशनल जो डॉल्फिन है, नेशनल डॉल्फिन भी घोषित किया गया है भारत के द्वारा, तो ये गंगा नदी में पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94, तटों और द्वीप समूहों में भूजल की अधिक निकासी से निम्नलिखित नहीं होता है। क्या नहीं होता है, खारा जल, लवण जल का अंतः प्रवेश, जल की गुणवत्ता में गिरावट, या फिर भूजल में मलिन पदार्थ। तो 94 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है, आप प्लीज़ इसको ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन है, गूगल से सर्च कीजिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 94 को, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए कि इसका राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 95 को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा गया है तीर्थगढ़ जलप्रपात किस राज्य में है। तो बताइएगा किस राज्य में है। अगेन ये इजी क्वेश्चन है, ये है छत्तीसगढ़ राज्य में। 95 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 96, डीडीटी पदार्थ अब क्या है। व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, उपयोग प्रतिबंधित है, पौधों के लिए फायदेमंद है, उद्योग में उपयोग किया जा सकता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयोग प्रतिबंधित है, डीडीटी का उपयोग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 97 देख लीजिएगा, परिवरण शब्द UNFCC संक्षिप्त का तात्पर्य है। मतलब फुल फॉर्म पूछी गई है, स्टैंड्स फॉर UNFCCC।
तो क्वेश्चन नंबर 97 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कंजर्वेशन, वैसे तो कंजर्वेशन कन्वेंशन फॉर कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज, तो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 97 का। क्वेश्चन नंबर 98 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा गया है, अंतःस्थलीय जल परिवहन निम्नलिखित नदी में नहीं होता, किस नदी में नहीं होता, तो प्लीज़ बताइए मुझे। तो ये कौन सी नदी है? 98 का राइट ऑप्शन हो जाएगा चिनाब नदी। अंतःस्थलीय जल परिवहन निम्नलिखित नदी में नहीं होता, तो चिनाब नदी में नहीं होता ये। नेक्स्ट हम देख लेंगे 99, ये देख लीजिएगा, LEED निर्धारण का संबंध निम्नलिखित में है, बागवानी से है, आवास से है, कंप्यूटर से है, या फिर भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS से है। तो किससे है इसका संबंध? आवास, हाउसिंग से इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 99 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में कौन सा भारत में प्रत्यक्ष कर है? डायरेक्ट टैक्स पूछा गया है ये, तो डायरेक्ट टैक्स कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 100 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 3, आयकर, इनकम टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स है। बाकी बिक्री कर, सेवा कर और मनोरंजन कर ये इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ये 100 क्वेश्चन हमने देख लिए। ये यहाँ पे से इंग्लिश स्टार्ट हो गया, इंग्लिश कंपोजिशन, जो इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यहाँ पे पूछ लिए गए हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में हमें ओनली GS सेक्शन ही करना था, GS सेक्शन ही हमें रीड करना था, जो सॉल्यूशन हमने कर लिया है। अदरवाइज़ अगर आप कहेंगे तो इसका इंग्लिश लैंग्वेज, जो इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन हैं उनको भी सोल्व करके आपको दिखा दिया जाएगा। तो ऐसे ही आपका पेपर आने वाला है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मॉडरेट लेवल का आपका एग्ज़ाम आ सकता है। बाकी टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसे ही रहने वाले हैं। अपनी तैयारी लगातार करते रहें। अगर आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अभी इसकी लास्ट डेट है, अभी 5-7 दिन और हैं। अच्छी पोस्ट है, गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है, तो अपना तैयारी में लग जाइएगा। काफ़ी गैजेटेड और सैलरी बहुत अच्छी इसके अंदर मिलने वाली है। 444 पदों पर ये भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया है। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। GS की तैयारी बिल्कुल फ्री में करने के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।